हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सागर और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सीए सागर अग्रहरी। आज मैं आपके साथ एक न्यूज़ शेयर करने वाला हूं शेयर मार्केट से रिलेटेड, जो है प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड से रिलेटेड। इस कंपनी को पहले प्रिज्म सीमेंट भी कहते थे। ये कंपनी इंटीग्रेटेड बिल्डिंग मटेरियल की कंपनी है, इंडिया की लीडिंग कंपनी में से एक। इनके प्रोडक्ट्स की बात करें तो सीमेंट, रेडी मिक्सर कॉन्क्रीट, टाइल्स और बाथ प्रोडक्ट्स बनाती है। उसी बेसिस पे उन्होंने अपने डिविजन्स करके रखे हुए हैं कंपनी के। एक सीमेंट डिवीजन है, एक एच.एन.आर. जॉनसन डिवीजन है जो सेरेमिक टाइल्स के बारे में डील करता है, और एक आर.एम.सी. इंडिया है। न्यूज़ की बात करूं तो आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, कंपनी ने अप्रूव किया है एनएससी को कि वो फंड रेज करेगी। किस फॉर्म में? थ्रू इशू ऑफ अनसिक्योर्ड, रिडीमेबल, लिस्टेड, टैक्सेबल, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। कितने वैल्यू की? 50 करोड़ साइज़ की। उसकी जो फेस वैल्यू रहेगी हर एक डिवेंचर की वो रहेगी 10 लाख रुपीज़ थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे। अब इस न्यूज़ को समझना है तो पहले हमको पता होना चाहिए कि डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते क्या हैं। मैंने ये न्यूज़ एनएससी की साइट से ली हुई है। तो किसी भी न्यूज़ को समझने के लिए पहले उसका कॉन्सेप्ट, इस केस में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है एनसीडीज, उसको समझना जरूरी है। पहले मैं आपको एनसीडीज बताऊंगा होता क्या है, फिर इस न्यूज़ को डिटेल में अच्छे से समझेंगे कि न्यूज़ है क्या और उससे फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स क्या होने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि एनसीडीज होते क्या हैं। एनसीडीज मतलब नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। आपको पता होगा डिबेंचर्स और इक्विटीज़ में डिफरेंस। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। इक्विटीज़ मतलब जब कोई भी कंपनी मार्केट से पैसा उठाती है तो अलग अलग तरीके होते हैं उसके पास पैसा उठाने के। या तो बैंक से पैसा उठा ले थ्रू फॉर्म ऑफ इशूइंग शेयर्स, मतलब कंपनी की ओनरशिप पब्लिक को, इन्वेस्टर्स को दे देती है, या तो फिर डिबेंचर्स के थ्रू, मतलब कंपनी बोलती है कि मेरे को पैसे की ज़रूरत है, मैं एक सर्टिफिकेट इशू करूँगी, वो आप खरीदो, उस पर मैं आपको इंटरेस्ट दूंगी। आप मालिक नहीं बनोगे कंपनी के, बस आपको मैं इंटरेस्ट देते रहूँगा, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब मैं इतना कमा लूँगा तो मैं आपको उस पीरियड के बाद आपके पैसे वापस लौटा दूंगा। वो होते हैं डिबेंचर्स। यहाँ पे केस है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कंपनी यूज़ करती है किस पर्पज़ के लिए? पैसा रेस करने के लिए, फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल पर्पज़ के लिए। ये किसके थ्रू होता है? दिस इज डन थ्रू पब्लिक इशू। ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें फिक्स टेन्योर रहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलर पीरियड के लिए फिक्स रहता है, कंपनी पैसा उठाती है और उस पीरियड के बाद कंपनी को प्रिंसिपल और इंटरेस्ट तो देना ही देना रहता है। तो ये डेट इंस्ट्रूमेंट है। जो भी इसमें इन्वेस्ट करता है एज एन इन्वेस्टर, जो भी रहते हैं उनको इंटरेस्ट मिलता है एक पर्टिकुलर रेट के हिसाब से। टाइप्स की बात करें तो एनसीडीज 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिक्योर्ड एनसीडीज, एक होते हैं नॉन सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड एनसीडीज। सिक्योर्ड एनसीडीज मतलब वो कि जो कंपनी के एसेट से बैक्ड रहते हैं, मतलब कल चल के कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए और वो पेमेंट करने से मना करने लगी, उनके पास पैसे नहीं और बोली कि मैं पे नहीं कर पाऊंगी। तो सिक्योर्ड एनसीडीज में क्या होता है कि जो भी कंपनी के एसेट्स रहते हैं उनको बेचा जाता है और उससे जो पैसे रिकवर होते हैं उससे इन्वेस्टर्स को पैसे दिए जाते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं सिक्योर्ड एनसीडीज। अनसिक्योर्ड में कोई भी कंपनी के एसेट्स बैक्ड नहीं रहते, इसलिए वो रिस्कियर रहते हैं एज कम्पेयर टू सिक्योर्ड एनसीडीज से। अपनी आज की न्यूज़ में अनसिक्योर्ड एनसीडीज की बात हो रही है, क्योंकि कंपनी जो है प्रिज्म जॉनसन, उसने नॉन एनसीडीज और अनसिक्योर्ड एनसीडीज उठाए हैं 50 करोड़ रुपीज़ के। ये तो हुए सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड एनसीडीज। कुछ डिबेंचर्स कन्वर्ट होते हैं इक्विटीज़ में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि जब वो इशू करती है डिबेंचर्स तो उनके ऊपर एक फीचर भी रख सकती है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो डिबेंचर्स शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब कंपनी अपनी ओनरशिप शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है। लेकिन आज की न्यूज़ में इट्स अ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल अनसिक्योर्ड एनसीडीज। दैट इज सिंपल, वो डिबेंचर्स जो कन्वर्ट नहीं होने वाले इक्विटीज़ में और अनसिक्योर्ड होंगे। दो ये डिबेंचर्स शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होते तो इनके कुछ फीचर्स रहते हैं जो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं कि वो इसको खरीदते हैं। बेसिकली 2 मेजर फीचर्स रहते हैं इस डिबेंचर्स के। एक हाई इंटरेस्ट रेट, इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है जो नॉन कन्वर्टेबल रहते हैं वो नियर अबाउट 11 और 12% रहता है, नॉर्मल डिबेंचर से ज़्यादा। और अगर इसको कंपेयर भी करें कोई दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से लाइक एफडीज, उससे भी ज़्यादा उसका इंटरेस्ट रहता है। लिक्विडिटी की बात करें तो ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तो ये बहुत ईजिली विड्रॉ कर सकते हैं। दो इनको विड्रॉल जो जब हम रिडीम करते हैं तो नॉर्मल जो स्टॉक सेल करते हैं उससे थोड़ा टफ रहता है, लेकिन ये मोर लिक्विड रहते हैं बैंक की एफडीज से। अब चलते हैं और देखते हैं कि जो बेसिक न्यूज़ थी प्राइम जॉनसन से रिलेटेड वो एक्चुअल में कितने अमाउंट की थी और उसकी जो अलॉटमेंट साइज़ हैं वो किस तरीके से होने वाली है, टेन्योर क्या है, वो देखते हैं। आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा कंपनी ने प्रपोज किया है कि वो 50 करोड़ का लॉट साइज़ इशू करने वाली है मार्केट में। 50 करोड़ रुपीज़ इशू करेगी मार्केट में। उसका जो टेन्योर रहेगा वो 2 सीरीज़ में रहेगा, 35 करोड़ 1
एंड 15 करोड़ का अदर। जो 35 करोड़ की जो मैच्योरिटी रहेगी वो 25 जून 2021 तक की रहेगी, और जो सीरीज़ बी का जो अलॉटमेंट रहेगा 15 करोड़ का, उसकी मैच्योरिटी December 30, 2021, और जो अलॉटमेंट डेट रहेगी वो ऑन और बिफोर 30 जून तक कंपनी को अलॉटमेंट करना है प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू। अब इस पर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा, इंटरेस्ट रेट, वो 10.25 पर एनम रहेगा सीरीज़ ए और बी दोनों के लिए, कोई अलग नहीं है इनका रेट। दोनों जो 35 करोड़ रुपीज़ है और जो 15 करोड़ रुपीज़ है, दोनों का इंटरेस्ट रेट जो चार्ज करेगा, जो कंपनी को पे करना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को, वो 10.25 है। और एक कब फ्रीक्वेंसी रहेगी इसकी फ्रीक्वेंसी एनुअली रहेगी, और अगर कंपनी पहले रिडीम करती है उस एक साल के पहले, तो जो भी डेट रहेगी उस डेट पे उनको पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट को अलॉन्ग विथ प्रिंसिपल। और डे काउंट बेसिस आप देख रहे होंगे पॉइंट 4 में जो 365 लिखा है, एक्चुअल से 365। इसका मतलब ये कि जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा उसकी कैलकुलेशन के लिए जितने भी एक्चुअल डेज रहेंगे डिवाइड बाय 365 करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया था, पॉइंट 5 देखेंगे, चार्ज सिक्योरिटी इफ एनी क्रिएटेड ओवर द एसेट। ये सिक्योर्ड एनसीडीज की बात कर रहा है, जो सिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स रहते हैं उसकी, लेकिन इस केस में ये अनसिक्योर्ड है, इसलिए ये नॉट एप्लीकेबल आएगा। 7th पॉइंट की बात करें, इट्स रिलेटेड टू डिले इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 3 months फ्रॉम द ड्यू डेट और डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। ये बोलता है सिंपल कि अगर कल चल के ये कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया और पेमेंट नहीं करी कूपन इंटरेस्ट का, तो उनको 2% एडिशनल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। किनको? इन्वेस्टर्स को। कौन से पीरियड से लेके कहाँ से तक? द पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम एंड इंक्लूडिंग द डेट ऑन विच सच अमाउंट बिकम ड्यू एंड अप टू बट एक्सक्लूडिंग द डेट ऑन विच सच अमाउंट इज एक्चुअली पेड। मतलब जिस दिन वो ड्यू हुआ उस दिन से लेके जिस दिन तक वो पे किया उसके एक दिन पहले तक का इंटरेस्ट एडिशनली 2% देना पड़ेगा। और कूपन इंटरेस्ट जो था 10.25 वो तो देना ही देना है। और अगर जो अलॉटमेंट डेट है इस केस में 30 जून 2020, अगर उसके बाद तक अलॉटमेंट, उसके पहले और उस दिन तक अलॉटमेंट नहीं हुआ ये कन्वर्टेबल डिवेंचर्स का, तो उनको एडिशनली 2% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट्स हैं बेसिकली जो हमने देखे और न्यूज़ समझी। तो मेरे हिसाब से ये न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल समझना है और बहुत ही चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग लेनी है, तो न्यूज़ को इसी तरीके से समझना चाहिए, और समझना चाहिए कि जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है उस न्यूज़ में, वो एक्चुअली बोलते हैं कि हाँ वो होते क्या हैं। तो एज एन इन्वेस्टर जब भी हम इन्वेस्ट करें या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को पढ़ें, कोई न्यूज़ पढ़ें, तो हमको समझना चाहिए इस केस में क्या सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स क्या होते हैं वो समझे, वो समझना पड़ेगा। रेटिंग्स जो भी इशू हो रहे हैं एनसीडीज, जो भी कंपनी एनसीडीज इशू कर रही है उसकी रेटिंग्स क्या है। रेटिंग से पता चलता है कि वो कितने रिस्की हैं या नॉन रिस्की हैं। रिस्की ज़्यादा रहेंगे तो डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस ज़्यादा है, तो एज एन इन्वेस्टर अपन को लॉस होने का चांसेस है। टेन्योर समझना बहुत ज़रूरी है कि कितने पीरियड के लिए वो कंपनी इशू कर रही है, क्योंकि अगर मैं अपना पैसा एज एन इन्वेस्टर फंसा रहा हूँ वहीं पे, तो मेरे को उसका उतना ब्याज भी मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं होना चाहिए मेरे को। सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी का बैकग्राउंड देखो, कंपनी जो परफॉर्म कर रही है वो फ्यूचर में उसका ग्रोथ है कि नहीं है, उसके फोरकास्ट कैसे हैं, कैश अवेलेबिलिटी कैसी है, नेट कैश कैसी पोजीशन में बैठी हुई है, बाहर से उसने कितना पैसा उठाया हुआ है, और कंपनी की क्रेडिट रेटिंग जो क्रिसिल्स हैं, सिविल्स हैं, उन्होंने क्या रेटिंग दी हुई है, और इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट कैसे होने वाला है। अब इस केस में एनसीडीज अगर इशू करती है कंपनी, तो इंटरेस्ट कॉस्ट जो कंपनी को बढ़ेगी, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगी, तो ये समझना पड़ेगा कि उसका फाइनेंशियल रेशियो जैसे कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होने वाला है, एग्जिस्टिंग में क्या है, आगे चल के जो अर्निंग करने वाली है इस पैसे से वो कंपनी इतना कमा पाएगी कि नहीं कि वो आने वाले जो इंटरेस्ट जो उसको लगने वाले हैं इस पर वो रिकवर कर पाए अपनी अर्निंग से। डेट इक्विटी रेशियो क्या है एग्जिस्टिंग में, वो इस इंडस्ट्री नॉर्म्स के हिसाब से है कि नहीं है, क्योंकि जब ये एनसीडीज इशू करेगी तो उसके डेट्स बढ़ जाएंगे एज़ कम्पेयर टू इक्विटी, तो वो आउट परफॉर्म तो नहीं हो रहा है, ज़्यादा लिवरेज तो कंपनी नहीं उठा रही। तो हर एक छोटी छोटी चीज़ों को हमको कंसिडर करना है जब भी हम कोई न्यूज़ पढ़ें। होपफुली आपको मेरा यह तरीका, जिस तरीके से मैंने समझाया न्यूज़ को कैसे पढ़ना है, अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे सबको समझ में आए कि हमको कोई भी न्यूज़ किस तरीके से पढ़नी और समझनी है। थैंक यू।